हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। आज हम लोग 10वां के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 का कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो समझिए, ये देखिए, ये रासायनिक समीकरण जो है किसी अभिकारक, तो अभिकारक जो है Zn प्लस H2SO4 है, और उसके उत्पाद को, तो उसके उत्पादक जो है बना है कौन, तो ZnH2SO4 बना है और प्लस H2O है। तो इसके उत्पादकों के सूत्रों के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज आप लोग समझ गए होंगे कि जो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उसके अभिकारक एवं उत्पादकों के सूत्रों के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके आगे है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक जो होता है ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 है, तो Zn प्लस H2O4 जो है ना, ये अभिकारक हुआ। उसके आगे है उत्पाद। तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए, ये इधर लिखा हुआ है ZnSO4 प्लस H2O, तो ZnSO4 प्लस H2O उत्पाद होता है। ऐसा ही शॉर्टकट भाषा में समझना चाहते हैं तो तीर के जो निशान होता है, तो तीर के निशान के दाएं तरफ जो होता है उत्पाद होता है, और तीर के निशान के तरफ बाएं तरफ जो होता है अभिकारक होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो अभिकारक किसको कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसको अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहना है, उत्पाद कहते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझिए, ये इधर देख रहे हैं जो 3Fe प्लस 4H2O है। जब इसको हम जब संयोग कराएंगे ना, तो क्या होगा, Fe3O4 प्लस 4H2O। तो देखिए, इसमें 4 गो जल है। H2O के मतलब क्या होता है, जल होता है। तो इधर भी 4 गो जल है, और 4 गो जल है। और इधर देखिए जो Fe जो है 3 गो है, तो इसमें कै गो है, 3 गो है। और देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है कितना है, तो 4 गो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के साथ जो है परमाणु जो है कै गो जुटा हुआ है, 4 गो। तो इधर भी देखिए जो 4 गो है। तो समझ जाइएगा कि जब दोनों तरफ अगर जो अभिकारक और उत्पादक में परमाणु की संख्या या अणु की संख्या जब बराबर होती है, तो उसको क्या कहना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके आगे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होता है निम्न प्रकार की होती है। तो समझिए, एक में क्या लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को एगो याद हो गया होगा, जो संयोजन अभिक्रिया, और नहीं तो उसी को क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया, और नहीं तो योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद तीसरा है इसका प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद है विस्थापन
अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद 7 नंबर में है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद 8 में है अपचयन अभिक्रिया और 9 में क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है तो उसमें क्या लिखा है इसे समझिए। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलता है ना, तो उसमें एगो उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे समझिए ये H2 हम लिखे यहाँ H2 प्लस यहाँ O2 लिखे। तो जब इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। अब 2H2O बना तो इसमें देखिए कि ये क्या लिखा है, ऊपर परिभाषा क्या दिया गया है, ये दो या दो से अधिक अभिकारक। तो देखिए दो या दो से मतलब एगो यहाँ अभिकारक है, एगो यहाँ अभिकारक है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया है तो एकल उत्पाद बनाया है, जैसे कहने का मतलब H2O का निर्माण किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो है कोयले का दहन जो होता है, पूछा जाएगा जो कोयला का दहन जो है कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। अब इसमें समझना है कि कोयला का दहन जो है संयोजन अभिक्रिया कैसे, ऐसे समझिए। देखिए इसमें कार्बन है और O2 है, माने ऑक्सीजन है। जब इसको दोनों के जब हम संयोग कराएंगे तो क्या बनता है, तो CO2 बनता है। अब CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए इसमें एगो कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जो है दो है। तब जो दोनों का जब अभिक्रिया कराया गया है तो क्या बना है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब जल के निर्माण देखिए, जल का निर्माण भी जो होता है संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। देखिए 2H2O है प्लस O2 है, हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं। तो इधर जो है 2H2O बना है। तो जल का भी निर्माण जो होता है कौन सा अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। उसके बाद तीसरा में लिखा हुआ है गंधक का दहन। तो गंधक का दहन जो होता है संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। देखिए एस है सल्फर, और सल्फर को जो है जब O2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, SO2 का निर्माण होता है। तो SO2 जो है क्या है, तो यहाँ जो है गंधक का दहन होता है। उसके बाद दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी जो होता है संयोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कहने का मतलब इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOH2 के होल ट्वाइस। उसके बाद अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया जान गए होंगे किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में दिया हुआ है जो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि जो उसमें होता था संयोजन में क्या होता था, जो दूगो का निर्माण से न एगो का उत्पाद बनता था, माने दूगो से मिलकर एगो बनता था। इसमें क्या है कि जो एगो से न टूटकर जो है दो या दो से अधिक का निर्माण होगा। जैसे में देखिए फेरस सल्फेट का वियोजन। तो फेरस सल्फेट का वियोजन देखिए इसमें 2FeSO4 है, एगो है। अब इससे क्या बना, देखिए Fe2O3 बना और H2O
SO2 बना है और SO3 बना है। तो इसमें कै गो का निर्माण हुआ? तो इसमें 3 गो का निर्माण हुआ। 3 गो का निर्माण हुआ तो हम लोग परिभाषा क्या देखे हैं, जब एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद जब बनाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें 3 गो का निर्माण कराया, 2 से अधिक हो गया तो इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद इधर लिख दिए हैं कि संगमरमर का सूत्र क्या था। तो संगमरमर का सूत्र जो होता है CO3 होता है। उसके आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है जो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कहने का मतलब अभी तुरंत हम लोग देखें जे CO3 CO3 के क्या कहते हैं? तो CO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को जो है व्यापारिक नाम क्या है? तो संगमरमर है। अब संगमरमर है तो इसको जब हम वियोजन करेंगे तो क्या क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जे संगमरमर का मतलब विघटन हो रहा है, टूट रहा है। तो जब एक उत्पाद माने एक अभिकर्मक 2 उत्पाद में जब निर्माण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड का भी एक प्रकार, सिल्वर ब्रोमाइड का एक प्रकार भी जो है क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया है। जैसे कहने का मतलब जो 2AgBr है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड है। इसको जब टूटा है तो क्या बना है? तो 2Ag बना है, 2 गो सिल्वर बना है, इधर 2 गो ब्रोमाइड बना है। तो ऐसी अभिक्रिया समझ गए होंगे कि जब वियोजन अभिक्रिया होता है। अब देखिए इसका प्रयोग जो होता है श्वेत फोटोग्राफी में होता है। पूछा जाएगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है? तो श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अब देखिए इससे अब क्वेश्चन जब आ गया है तो इससे 3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफी में होता है, और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का भी निर्माण होता है। तो ये भी बात समझ गए होंगे जैसे फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। और एक और बात याद रखिएगा, जब फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फिक्सल के रूप में जो होता है याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फिक्सल के रूप में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा माने ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। देखिए ऊष्मा जिसमें निकलता है ना, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात समझ गए हैं जो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझिए, जैसे दिया गया है ये प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें प्राकृतिक गैस में दिया गया है समीकरण CH4 माने मीथेन प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को ले लिया गया है। तो इसमें क्या निर्माण हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। CO2 के मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण, जल के कई अणु का निर्माण है? तो 2 अणु का निर्माण हुआ है। और प्लस में ऊर्जा जो है मुक्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब ऊर्जा मुक्त होगा या ऊष्मा मुक्त होगा तो वो अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद दिया गया है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिए श्वसन भी जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब देखिए इसमें लिख दिया गया है जे मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात सही है, मनुष्य जब तक ला जीवित रहेगा तब तक ला तो ऊर्जा जरूरी चाहिए उसको। तो ध्यान रखिए जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होता है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। बात सही है, जो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ध्यान रखिएगा चावल, आलू और तथा ब्रेड में क्या होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज जो होता है जब हम लोग चावल आलू ब्रेड व्रेड खाते हैं, रोटी वोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो टूटने के बाद जो है ग्लूकोज प्राप्त करता है। यही ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो श्वसन अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा C6H12O6 जब इसका जो है ध्यान रखिएगा जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज है और यहाँ प्लस में जो दिया गया है 6 ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज को प्लस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इसको ही बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को जब हम संयोजन करेंगे तो इसमें 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 6 गो जल बनता है और प्लस में ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। तो याद रखिएगा जब ग्लूकोज का और ऑक्सीजन के संयोजन करने पर जो है इसमें 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल प्लस में ऊर्जा का भी जो है निर्माण होता है। उसके बाद साग सब्जी का विघटन भी जो होता है इसमें कंपोजिस्ट बनना भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम लोग अभी तक ला देखे जे श्वसन अभिक्रिया जो है क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और साग सब्जी का जो है विघटन भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और प्राकृतिक गैस का दहन भी जो है याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद आगे देखते हैं अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया अब समझिए क्या होता है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण, उसमें ध्यान रखना था कि जे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता था, तो ऊर्जा का मतलब मुक्त होता था, इसमें क्या होगा ऊर्जा का जो है अवशोषण हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं H2 + I2, H2 + I2, H2 के मतलब होता है हाइड्रोजन, I2 के मतलब होता है आयोडीन। जब ये दोनों को इसमें ऊर्जा भी दिया गया है, तो ये तीनों को जब हम मतलब संयोजन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ क्या बना 2Hi बना, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बना। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब बना इसमें, तो इसमें क्या देखिए कि जो ऊर्जा था और ऊर्जा का जो है यहाँ अवशोषण हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद दूसरा में दिया गया है N2 + O2 प्लस ऊर्जा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जे 2NO बन गया, ऊर्जा जो है अवशोषण हो गया, मतलब 2 नाइट्रस ऑक्साइड बना है, नहीं नाइट्रो ऑक्साइड बना है। उसके बाद दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसे समझिए। विस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाते हैं विस्थापन में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देहाती भाषा में जानते हैं कि जे अगर कोई झगड़ा करता है तो उसमें देखते हैं जो मोटा आदमी होता है वो पतला आदमी होता है, तो मोटा आदमी जो है क्या करता है, मतलब पतला आदमी को मार उड़ कर भगा देता है। तो इसमें भी जो है देखिए इसमें अभिक्रियाशील के अनुसार जो है माने तत्वों का विस्थापन होता है। जैसे समझिए कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हम लोग जानते हैं जो पोटेशियम होता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो होता है प्लेटिनम होता है या सोना होता है। तो इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है ना, कम अभिक्रियाशील धातु को जो है हटाकर और उसके स्थान पर वो अपने आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए Zn है माने जिंक है, Cu माने कॉपर सल्फेट है। अब देखिए कॉपर सल्फेट है तो इस Cu जो है ना,
Zn से जो है कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इस Cu के जो है मार्कर हटा देगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, ZnSO4 मतलब Cu को मार्कर हटा दिया, आधा अलग भगा दिया, तो ऐसी अभिक्रिया जो है क्या कहलाएगी, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद Fe है प्लस CuSO4 है, तो Fe जो है माने आयरन जो है Cu से जो होता है, कॉपर से जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो अभी तुरंत हम बोले हैं कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो उसको जो है मतलब कम शक्तिशाली वाला को जो है मारकर वो भगा देता है। तो इसमें देखिए जे Fe जो है Cu से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसमें क्या किया, जे Fe जो है ना मतलब Cu को मारकर भगा दिया, तो FeSO4 बना लिया और ये जो है Cu को अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ गए होंगे। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जब वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या था कि जे एगो जो था ना, उसमें एगो था, ध्यान रखिएगा, तो उसमें एगो जो था कम अभिक्रियाशील वाला को जो है वो हटाकर जो है भगा देता। अब इसमें क्या होगा, जो दुद्दू का विस्थापन होगा। याद रखिएगा, जब दुद्दू का विस्थापन जब होगा ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए उदाहरण में दिया गया है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये देखिए इसमें क्या करता है, जो Na2 देख रहे हैं, तो Na2 जो है क्या करता है, ये Na2 जो होगा Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और Ba जो होगा SO4 के साथ अभिक्रिया कर गया, तो एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो इसमें देखिए BaSO4 हो गया, बन गया, और इधर जो है 2NaCl बन गया, मतलब क्या बना, तो नमक बना या लवण बना। तो ऐसी अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जब याद रखिएगा, जब दो का विस्थापन होता है ना, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जब एगो का विस्थापन जब होगा तो उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद आगे दिया गया है उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया देखिए कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो। समझ गए होंगे, ऑक्सीजन वृद्धि होगा माने ऑक्सीजन का बढ़ोतरी होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, हाइड्रोजन के कमी होगा। तो हाइड्रोजन की कमी जब होता है तो उसको कहते हैं क्या चीज़, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम लोग समझते हैं उदाहरण से, देखिए इसमें दिया गया है ये 2Mg प्लस O2। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। जब उत्पाद में देखिए इसमें क्या हुआ, ये MgO बना, तो MgO बना तो इसमें Mg के साथ जो है O का वृद्धि हुआ। हाँ, तो ऐसी अभिक्रिया हम लोग क्या कहेंगे, तो उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें अब देख लेते हैं 2Cu माने 2 कॉपर है और प्लस 2 ऑक्सीजन। जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो 2 CuO हो गया, तो माने कॉपर ऑक्साइड, 2 कॉपर ऑक्साइड, मतलब इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि जो उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा उसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद है अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो उसमें हम लोग देखें कि जो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन के वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे देखिए CuO है प्लस H2 है, माने कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन का ह्रास होगा। देखिए इसमें CuO जो था, इसमें ऑक्सीजन का जो है मतलब हट गया, इसमें ऑक्सीजन हाँ हट गया है, और हाइड्रोजन जो है इसके साथ जो है ये जुड़ गया, माने जल के साथ जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया जब अपचयन जब होगा, तो ध्यान रखें अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाता है, ऑक्सीजन जो है त्याग कर देता है।
तो समझ गए होंगे जो उपचयन अपचयन समझ गए। अपचयन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का त्याग होगा। उपचयन क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिनमें रासायनिक अभिक्रिया उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होगा। जैसे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का वृद्धि, चाहे हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, तो ये समझ जाइएगा कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब नीचे दिया गया है, देखिए नीचे दिया गया है कि ये अपचयन, अपचयन देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये CuO प्लस H2 है, तो इसमें H2O और H2 और H2O में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उपचयन कैसे हुआ ऐसे समझिए, इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का भी जो है वृद्धि हुआ है और ऑक्सीजन का भी वृद्धि हुआ है। इसमें देख रहे हैं इधर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, मतलब इसमें ह्रास हुआ है, तो अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन के जब वृद्धि होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन के जब वृद्धि होता है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद लिखा गया है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। देखिए अब उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव हम लोग दैनिक जीवन में समझते हैं। देखिए संक्षारण, संक्षारण जो है ना उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। देखिए जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता, माने आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी, नमी के मतलब आप लोग समझते हैं, तो नमी जैसे कहते हैं वायु में नमी होता है, मतलब पानी होता है, तो उसको हम नमी कहते हैं। तो अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाते तब ये संक्षारित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे समझिए जंग टुंक लग जाता है ना, लोहा में जब जंग लगता है तो लोहा में देखिए भूमि के अंदर जब रहता है तो भूमि के अंदर हम लोग जानते हैं कि नमी है, नमी है, तो उसमें जो है लोहा पर जो है वो अभिक्रिया करके वो जो है जंग लगा देता है। तो जंग लगा देता है तो जैसे समझिए लोहा पर जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण अभिक्रिया, संक्षारण है। और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तो चांदी के ऊपर भी जो काला परत चढ़ जाता है, तांबा के ऊपर देखे हैं कि जो तांबा के बर्तन होता है तो उनमें हरा परत चढ़ जाता है, तो ये सब जो है संक्षारण का उदाहरण है। और पूछा जाए कौन सा अभिक्रिया के उदाहरण है, तो उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब विकृति गंधिता क्या होता है इसे समझते हैं। विकृति गंधिता जो होता है समझिए, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृति गंधी हो जाते हैं। तेल और वसा जब उपचयित होता है तो इसमें क्या होता है, विकृति गंधी हो जाता है तथा इनके गंध व स्वाद में परिवर्तन होता है। बात सही है, जब ज़्यादा दिन, चाहे बहुत ज़्यादा दिन कहिए 2 साल 3 साल के हो जाता है तेल चाहे वसा, तो उसमें जो है गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर ये भोज्य पदार्थ को निवर्तित पात्रों में रख कर अथवा इसके नाइट्रोजन प्रवाहित कर इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। हाँ तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे ना तो इसको हम रोक सकते हैं विकृति गंधिता। चाहे नाइट्रोजन का जब हम प्रवाहित करेंगे तो इसको हम रोक सकते हैं विकृति गंधिता को। जैसे देखिए नाइट्रोजन, आप समझिए नाइट्रोजन का प्रयोग देखिए, आलू के चिप्स आप लोग जो है बच्चा में खाए होंगे, तो आलू के चिप्स में आखिर क्या भरा हुआ रहता है, उसके अंदर जो पन्नी में जो ज़्यादा दिन भी होने के बाद जो है उसमें कुछ भी गंधित नहीं होता है, चाहे स्मेल नहीं आता है, तो इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है। तो याद रखिए जो आलू के चिप्स में क्या मिला हुआ रहता है, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये जो है अपचयित होने से जो है आलू के चिप्स को बचाता है। तो याद रखिएगा आज हम लोग इस रासायनिक समीकरण को जो है पूरा कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो इसको पहले, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जी, इसको जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो हम जो पढ़ाएं वो भी याद हो जाएगा, और जब देख लीजिएगा कॉपी में तो उससे भी जो है आपको याद हो जाएगा।
तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।